नमस्कार, द फॉलो अप के इस बातचीत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस बातचीत में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने एक फैसला लिया है और उस फैसले का असर आउटसोर्सिंग कर्मियों के ऊपर होना है। दरअसल 2019 में विधानसभा चुनाव में जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से हेमंत सोरेन आउटसोर्सिंग कर्मियों को और इस पूरी व्यवस्था को कोढ़ के तौर पर बताते रहे हैं। आज जब दूसरी दफ़ा हेमंत पार्ट 2 की सरकार चल रही है, आज हेमंत की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल एक मैनुअल लाया गया है जिसके तहत वैसे कर्मचारी जो राज्य सरकार के लिए काम तो जरूर करते हैं, लेकिन वो निजी कंपनियों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इन्हीं आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए जो है हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने एक मैनुअल लाया है, जिसके जरिए जो अब तक के खामियां देखने को मिलती थी, जिसके तहत अब तक यह खबरें पहुंचती रहती होंगी, जिसमें बताया जाता रहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है, न्यूनतम वेतनमान तक नहीं मिल रहा है और सबसे जो महत्वपूर्ण जो बड़ी बातें थी, जो बड़ी समस्या थी, वो दरअसल यह थी कि कभी भी किसी को फायर कर दिया जाता था। क्या आज के कैबिनेट में लिए गए इस फैसले से, लाए गए मैनुअल से इन सारे चीज़ों पे लगाम लग जाएगा? इन्हीं विषयों पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल सर आप ही से है। तकरीबन लगभग एक जो आंकड़ा है कि 20,000 के आसपास आउटसोर्सिंग कर्मी हैं इस पूरे स्टेट में, उनके लिए आज का जो यह फैसला है कैबिनेट का, कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, उनके सेवा शर्त में एक मतलब अस्थाईपन लाया गया है और सुधार किया गया है। मतलब इससे अब उनकी सेवा जो है पहले की तुलना में बहुत हद तक सुरक्षित होगी। अब जैसे जो मैनुअल आया है उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। अब कोई भी आउटसोर्स पर कर्मी जो नियुक्त किया जाएगा वो कम से कम 5 साल के लिए किया जाएगा। उसके बाद सरकार उसको 3 साल का और एक्सटेंशन दे सकती है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रत्येक साल उसको 3% का इंक्रीमेंट स्वतः मिल जाएगा। अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। जिस मतलब मानदेय पर वो नियुक्त किए जाते हैं उसी मानदेय पर वो वर्षों से कार्यरत हैं। तीसरा जो विषय ये है कि अब उनको 4 लाख तक का एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा। छुट्टी जो है वो उनका सुनिश्चित छुट्टी मिलेगा। अभी कोई छुट्टी का कोई नियमित प्रावधान नहीं है, वही 12 दिन का संभवतः छुट्टी मिलता है जो श्रम विभाग का रूल एंड रेगुलेशन है। और दूसरा जो सर बड़ी बात, न्यूनतम वेतन देने की जो बात कही जा रही है, हाँ, तो उसी पर आ रहे हैं। अब 2-3 चीज और अब विभागों पर भी अब अंकुश लगाया गया। क्या होता था कि जो विभाग JPIT को लिखा, JPIT में जो इम्पैनल्ड आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उससे वो कर्मी आ गए, उस विभाग में काम कर रहे हैं। कोई समेकित डाटा सरकार के पास नहीं है और विभाग में कौन कहाँ किस रूप में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रख रहा है, यह बहुत बेतरतीब स्थिति पूरे स्टेट की थी। तो अब क्या है कि अब अगर किसी भी विभाग में या किसी भी कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारी का जरूरत है तो उसके लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति लेके और तब वो आउटसोर्स कंपनी से आउटसोर्स कर्मी रखे जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा मतलब एक नियमित और संयमित और मतलब व्यवस्थित एक प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें। और दूसरा एक और जो है कि अब मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको एक न्यूनतम वेतनमान जो सुनिश्चित है, मान लीजिए जो एक चपरासी है, 4th ग्रेड का कर्मचारी है, 3rd ग्रेड का कर्मचारी है, मतलब जिस तरह का नेचर का उसका जॉब है उस रूप में उसका न्यूनतम वेतनमान भी मिलेगा। और ये इसके लिए एक अलग से कमेटी बनेगी और वो कमेटी इस न्यूनतम वेतन मतलब जैसे डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एनालिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो इस तरह के जो नेचर के जॉब हैं उसका न्यूनतम क्या वेतनमान होना चाहिए वो एक अलग से तय किया जाएगा। और साथ साथ JPIT अब नए सिरे से टेंडर निकाल के आउटसोर्स कंपनियों का एक ही इम्पैनलमेंट करेगी।
मतलब एक तरीके से अगर एक लाइन में बातचीत की जाए तो कुछ हद तक आउटसोर्सिंग कर्मियों की जो नौकरी है, जो जीवन है, सुरक्षित करने की दिशा में यह कदम है। हाँ, बिल्कुल कदम है। और मतलब उनकी सेवा शर्तें एक आधिकारिक रूप से उनकी सेवा शर्तें निर्धारित कर दी गई है, तो ये बड़ी बात है। आगे और भी होना चाहिए जो आउटसोर्स पर कर्मचारी हैं। देखिए, सचिवालयों में या कार्यालयों में आप जाएंगे तो वही कंप्यूटर ऑपरेटर जो आउटसोर्स पर है उसको मुश्किल से 17 से 18 हज़ार रुपये का भुगतान होता है, लेकिन वही बगल में बैठा जो नियमित कर्मी है उसका शुरुआत ही 45 से 50 हज़ार रुपये से उसका वेतन का शुरुआत होता है, जबकि दोनों सेम काम करता है। तो ये डिफरेंसेस, हालांकि अब जो आउटसोर्स पर है उनको आउटसोर्स वाला ही वेतन मिलेगा, ये तो अब ऐसा तो नहीं है जो। अच्छा, एक सवाल और है, ये जो 5 साल के लिए जॉब देने की बात है और उसके बाद 3 साल का एक्सटेंशन की बात है जी, तो क्या ये 3 साल का जो एक्सटेंशन है वो कंपलसरी है, मैनुअल में यह बोला गया है, या फिर 3 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है वाली बात है? नहीं, वो देखिए एक्सटेंशन का सीधा और सामान्य फार्मूला है जो आपके 5 साल के कार्यकाल में विभाग जहां आप काम कर रहे हैं वहां संतुष्टि है तो वहां का रिकमेंडेशन होगा जो इस कर्मचारी का हमारा 3 साल का और एक्सटेंशन दिया जाए, उस आधार पर उनको एक्सटेंशन मिलेगा। पांडे जी, ये जो हेमंत कैबिनेट का जो फैसला है, एक जो आम तौर पे जो लोग जो देखते हैं, बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी और अनुबंध कर्मी, ये जो माफ़ कीजिएगा आउटसोर्सिंग कर्मी, इन दोनों को क्या एक ही तरीके से देखा जाना चाहिए, एक ही व्यवस्था है या फिर अलग अलग व्यवस्था? और ये जो मैनुअल है वो आउटसोर्सिंग कर्मियों के ऊपर ही लागू होना है, क्या होना है? हाँ, ये सिर्फ आउटसोर्स जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो बहाली करते हैं एम्प्लॉय का, जो काम करते हैं सरकारी, उन पे ये लागू होगा कानून। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी वो होते हैं कि सरकार को जिसकी आवश्यकता है लेकिन वेतन नहीं देंगे, बाकी उतना सुविधा नहीं देंगे, तो सरकार ये अनुबंध का स्टाइल लाई और कम पैसे में वही, मान लीजिए अगर रेगुलर एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहता तो उसकी वेतन 1 लाख रुपए रहती। मतलब अगर आप देखें, एक हम अनुमान के तौर पे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का से जो ऊपर 3rd ग्रेड में आता है उसका जोड़ते हैं। देखिए, पहले आसान भाषा में, चूंकि दर्शक ऊब ना जाए, सरकार को एम्प्लॉय चाहिए और सरकार के आंख के सामने, खासकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आंख के सामने शोषण होता रहता है और उनको पता भी नहीं होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक मंत्री के ऑफिस में क्या चाहिए? प्यून, चाय बना के पिलाने वाला, दूसरा, तीसरा उनका गार्डनिंग करने वाला। आज जो सचिवालय में हम लोग जाते हैं और 12 मास आपको जो दिखेगा कि गार्डन में घास छिलते रहते हैं, गमला रंगते रहते हैं, वो तो सरकार का सालों भर का जरूरत है ना, तो फिर वहां क्यों कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स दे रहे हैं आप? और आउटसोर्स वाले क्या करते हैं, चूंकि कई सचिव पहुंच जाते हैं 30 दिन, कई ऐसे विभाग के हैं, मान लीजिए वो सैटरडे को भी पहुंच गए, संडे को भी काम है, अब वो उसको बेचारा का ड्यूटी करना पड़ता है 30 दिन और भुगतान होता है मात्र 25 दिन का, क्योंकि वो मैंडेज लेबर में गिने जाते हैं। पर डे के हिसाब से उनको पेमेंट करता है कंपनी, और उनसे काम क्या लेता है कि अरे बाबू सचिव आ रहे हैं। अब वो अपनी नौकरी बचाने के लिए 25 दिन का वेतन लेके 30 दिन काम करता है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये जो आप आउटसोर्सिंग जो मैनुअल बना है, आप हालांकि बोल रहे हैं कि मंत्री और मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिखाई पड़ा तब तो जाकर के मैनुअल लाया गया। नहीं, अब जैसे मैं बता रहा हूं, पहले क्या था कि मान लीजिए वहां जो महिला चाय पिलाती है, हम लोग किसी मंत्री के यहाँ जाते हैं तो एक महिला चाय लेकर आती है, वो आउटसोर्स कर्मी है, बेचारी को 25 दिन का मिलता। वो प्रेग्नेंट होती थी तो उन पे कोई नियम कानून ही नहीं था, वो छुट्टी गई, मतलब मुंह से नौकरी से भी गई। प्रेगनेंसी के दौरान जो उसको पैसा मिलना चाहिए उस चवन्नी भुगतान नहीं होता था, क्योंकि उसने काम नहीं किया। इस लिहाज से 12 CL छुट्टी मिलता है कहने के लिए, तो वो साल भर में 12 ही खपत होगा, और बाकी जो सरकारी छुट्टियां रहती है, मान लीजिए कि संडे हो गया, चाहे कोई जो सरकार का नोटिफाइड, उस दिन अगर आप नहीं आए सचिवालय, तो अब ये लोग मैनेज कैसे करते हैं?
वो बोल के एक दूसरे से कि हम नहीं आएंगे, मिला करके कोई व्यवस्था नहीं था। हाँ, कोई इसको एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश है। हाँ, इसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी और है। ये क्या मातृत्व अवकाश भी मिलेगा क्या, जैसा पांडे जी बोल रहे हैं? नहीं, वो तीन अलग अलग तरह के कर्मी हैं, मतलब इसको मतलब बहुत अस्थायी कर्मी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, चार तरह के कर्मी आप मान लीजिए। एक सरकार के नियमित कर्मी हो गए, दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट कर्मी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी वो हो गया जो जिसको विभाग मतलब जो इस पद पर रख रहा है उसका जो नियमित कर्मी का वेतनमान है उसमें दिए हुए हटा के एक मूल वेतन निर्धारित करता है, उस आधार पर उसको रखता है। तीसरा हो गया आउटसोर्स कर्मी, जिसको जैप आईटी के माध्यम से इम्पैनल्ड कंपनियों से हायर किया जाता है। और चौथा जो पांडे जी अभी बता रहे थे वो जो है वो दैनिक वेतन भोगी है, दैनिक वेतन भोगी, जिसको 30 दिन के बदला 25 दिन और 24 दिन का ही वेतन मिलता है। मतलब उसके जीवन पे इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए है। ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहां सरकार को हमेशा आदमी चाहिए, स्टाफ चाहिए, वहां पे रेगुलर बहाली कीजिए। इसी का आधार बना के जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी थे उनको कहा गया कि जो 10 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं। आप बात अच्छी कर रहे हैं पांडे जी, आप वो तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो बोल रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, देखिए इसमें पूरी सरकार का सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, केंद्र सरकार का जो विभिन्न तरह के फैसले हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी विभिन्न तरह के फैसले हैं, ये जो मैनुअल बना है उसमें भी उन सारी चीज़ों का जिक्र है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जहां अस्थाई नेचर का कोई भी जॉब है वहां पर आप दैनिक वेतन या आप आउटसोर्स के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आप कर्मी को मत रखिए, जैसा पांडे जी बोल रहे हैं। हाँ, एकदम सीधा इंस्ट्रक्शन है। लेकिन आप वहां पर नियमित नियुक्ति कीजिए। और उसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप उस पद पर रखे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी को और वो इतने दिनों से लगातार नौकरी में कर रहा है, उसका एक टाइम बाउंड किया था जो 10 साल जिसकी सेवा हो गई, आप उसको नियमित ही कीजिए। तो नियमित तो सबसे बेहतर होता ही है। अब आउटसोर्स कर्मी जो हैं, अब उनके लिए एक परेशानी जरूर है। अब जैसे 5 और 3 8 साल अगर आउटसोर्स पर कोई कर्मी काम कर लेता है तो उसके बाद उसकी जवानी और उसका जो ये है वो तो बीत जाएगा। उसके बाद अगर उसको हटा दिया जाता है तो वो कहाँ जाएगा, एक सवाल है। अब बिहार ने क्या किया है, जो वहाँ जो आउटसोर्स पर कर्मी थे उसके लिए एक न्यूनतम वेतनमान तय कर दिया, और वेतनमान तय करने के साथ साथ वो यह भी तय कर दिया जो वो 60 साल तक कार्यरत काम करेंगे। और जो अस्थाई प्रकृति की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें ये जो कर्मी अगर भाग लेके कंपटीशन में बैठेंगे तो उनको मार्क्स में 5 और 10 अंक प्राथमिकता मिलेगा और वो आउटसोर्स से मतलब कॉन्ट्रैक्ट से शिफ्ट करके नियमित होते चले जाएंगे। मतलब हाँ, एक चीज तो देखिए, अस्थाई हो जाए, अस्थाई नौकरी मिले लोगों को, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन वैसे लोग जो कि हमेशा इस आशंका में रहते थे कि उनकी नौकरी कल है नहीं है, कब निकाल दिए जाएंगे, सैलरी जो न्यूनतम जो वेतनमान होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा था, उस दिशा उनके लिए तो एक अच्छी पहल है। उस दिशा में ये अच्छा कदम है और पहला कदम है, ये बिल्कुल सही है। जो मतलब कुछ जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ तो अब मिला। और इसके अलावा जैसे कि पहले रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो नहीं होता था, रिजर्वेशन पे ही और स्थानीय लोग नहीं, जैसे पहले कोई मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग को 100 आदमी चाहिए सफाई कर्मी, तो किसी उसने जैप आईटी को कहा, जैप आईटी ने किसी कंपनी को कहा कि 100 आदमी सफाई कर्मी स्वास्थ्य विभाग में भेज दीजिए, तो वो झारखंडी है कि नहीं है इसका अनुपालन नहीं करता था। अब इस मैनुअल में इस शर्त को रखा गया है कि जितना एम्प्लॉय रहेगा उसमें जो राज्य सरकार का नियम है 70-30 का उसको पूरा कीजिए कि भाई 70% झारखंडी रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट में भी, ये आउटसोर्स में भी। ये मैनुअल में एक खासियत है। दूसरा ये है कि जैसे 100 आदमी
को जय पार्टी ने मतलब उस कंपनी ने भेज दिया। तो अब वो 100 आदमी को कितना वेतन मिल रहा है, कितना छुट्टी मिल रहा है, और उनकी नियुक्ति मात्र 11 महीने के लिए होती थी। तो अब उनकी नियुक्ति जो एग्रीमेंट होगा वो 11 महीने से बढ़ के 5 साल होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि जरूरत पड़ने पर 3 साल सेवा विस्तार आपका किया जा सकता है। एक जो आरक्षण को थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण बहुत मतलब गंभीर विषय है, सेंसिटिव इशू भी है। देखिए, आरक्षण इसमें 2 तरह का मैनुअल में प्रावधान किया गया है। पहला ये कि 75% स्थानीय को लेना है, ठीक है। 100 में 75 मतलब झारखंड के जो स्थानीय क्षेत्र में जो रिजर्वेशन है की बात है वो 75% देना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा उसमें ये है जो झारखंड का जो आरक्षण पॉलिसी है उसका अनुपालन करना है। मान लीजिए 100 लोगों की नियुक्ति होगी तो 75 तो स्थानीय होंगे ही, लेकिन उस 100 में जो आरक्षण का प्रावधान है, जो एसटी को इतना मिलना चाहिए, ओबीसी इतना मिलना चाहिए, ओबीसी को इतना, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड को इतना मिलना चाहिए, उस अनुरूप अब बहाली आउटसोर्सिंग से भी उस नियम के दायरे में कर्मियों की नियुक्ति होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कानून जब मतलब कल संकल्प जारी हो जाएगा उसके बाद लागू होगा, तो जो ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं, अगर भविष्य में जैप आईटी कर रही है तो क्या इनको मर्ज किया जाएगा, इन सारे जो एम्प्लॉय हैं? और जब एम्प्लॉय ऑलरेडी 5 साल कर चुके हैं बेचारे, या 6 साल कर चुके हैं, और फिर उनको 5 साल के लिए रखा जाएगा, तो वो तो अपने आप को मतलब एक तरीके से ठगा हुआ ही महसूस करते कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लोगों के लिए तो कानून है ना पांडे जी, जो नहीं समझिए इस बात को। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन पे यह लागू नहीं होगा? हाँ, अभी तक के जो कानून है, मतलब जो अपॉइंटमेंट हुआ है उस पे ये नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि बैक डेट से कोई चीज लागू नहीं हो सकता है। सारी व्यवस्थाएं तो उनको देखिए उसमें जो अभी वो बहुत क्लियर नहीं है पहला, लेकिन जो सरकार में और विभाग में कार्मिक में जो इस पर चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है, उसका लब्बो लुआब ये है, जो पहले से जो आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मी है वो अभी यथावत बने रहेंगे, वो हटाए नहीं जाएंगे। अब कल से उनकी शर्तों में ये सब अब जो आउटसोर्स कर्मियों की बहाली होगी और किसी विभाग में मान लीजिए 100 कर्मियों की नियुक्ति होनी है आउटसोर्स के माध्यम से, तो उसमें अभी फिलहाल उस विभाग में है कितने, मान लीजिए 100 नियुक्ति जरूरी है और 80 है, तो जो 20 और जो नियुक्ति होगी उसको एडजस्ट किया जाएगा। उसमें आरक्षण मान लीजिए जो 80 लोग हैं उसमें आरक्षण का अनुपालन नहीं हो रहा है, उसमें एसटी ही बहुत अपने सीमा से अधिक है, या ओबीसी जनरल से अधिक है, तो वो एडजस्ट किया जाएगा। अभी प्रारंभिक स्थिति यही। एक आखिरी सवाल है जो कि मुझे लगता है कि जरूरी है, अगर अभी वो व्यवस्था होगा तो उसके बारे में बताइएगा, और नहीं तो इस मैनुअल में क्या है वो आप समझाने का प्रयास कीजिए। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये होती थी कि अगर किसी को फायर कर दिया गया, या फिर जो निजी कंपनियों को नियुक्ति करते समय भी एक नियम कानून तो था ही पहले भी कि भाई आपको इतना इतना देना है, लेकिन वो चीज़ें मिलती नहीं थी। अब क्या होगा, क्या कोई एक ऐसी व्यवस्था भी डेवलप होगा इस मैनुअल के हिसाब से कि अगर एक व्यक्ति जिसको नौकरी पे रखा गया है आउटसोर्सिंग के जरिए, और अचानक से अगर उसको कोई हटाए या फिर उसको उन शर्तों के मुताबिक सुविधा नहीं मिले, तो वो क्या करेगा, कहाँ जाकर के बातचीत करेगा? इसके लिए जैप आईटी में एक गिरवान सेल का गठन किया जाएगा, और इससे संबंधित जो विसंगतियां होंगी, गड़बड़ी होगी, वहाँ पर वो व्यक्ति कर्मी या विभाग भी अपनी बात वहाँ रख सकता है और वहाँ पर उसका डिसीजन होगा। इसका अभी ये प्रावधान मैनुअल में, ये जो ग्रीवांस सेल होगा, मतलब कि अगर एक कंपनी XYZ जो एक व्यक्ति को रखा है ABC, किसी को मान लीजिए कि A कुमार को रख लिया, अचानक से अगर A कुमार को वो निकालता है तो A कुमार वो उस ग्रीवांस सेल में जाएगा, कंपनी भी जो XYZ है वो भी जाएगी, दोनों अपनी बात रखेगा, क्यों निकाल रहे हैं,
या फिर हमको निकाला गया, ये सारी बातें होंगी। हाँ, सिर्फ निकालने के मामले में नहीं, जो मानदेय हर चीज जो इस मैनुअल में है, जो लाया जा रहा है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है, वो गिरवांश सेल इसके लिए गठित किया जा रहा है जो इसका निदान करेगा। तो पोर्टल भी बनाया अभी है वो ग्रीवांस सेल जैसा नहीं, अभी वैसा कुछ नहीं है। वो कंपनी समझती है, कंपनी को वो बोला जाता, जैसे किसी एम्प्लॉय जो सरकार के लिए काम कर रहा है आउटसोर्स में, उसको कोई भी शिकायत हुआ तो सरकार का कोई विभाग नहीं सुनता है, वो बोलता है कंपनी से आप समझ लीजिए। भगवान भरोसे अभी तक व्यवस्था थी, उस पे एक पहरेदारी सरकार की रहेगी कम से कम। देखिए एक और इसमें बहुत बड़ा मतलब वित्तीय अनियमितता और मतलब कमीशनखोरी की भी बात आती रही है कि विभाग जो है किसी आउटसोर्स कंपनी के लिए, उस आउटसोर्स कर्मी के लिए उस कंपनी को भुगतान मान लीजिए 20,000 रुपया का भुगतान कर रही है, और वो आउटसोर्स कंपनी जो है अपना कमीशन उसमें 3,000 से लेकर 4,000 रुपया तक काट ले रहे हैं, उसके बाद आउटसोर्स कर्मी को भुगतान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आउटसोर्स कंपनी का जो कमीशन है वो बहुत अधिक था। तो इन सब चीज़ों पर भी अब लगाम लगेगा और वो कमीशन का जो पैसा कम करके वो आउटसोर्स कर्मी को मानदेय में जुड़ जाएगा। वो भी होगा तथा जो सेंट्रल जो पोर्टल बनेगा ना, उसमें ये बाकायदा लिखा रहेगा, मतलब कि इस विभाग में इतने हैं, इसमें इतना ST SC है, इतना OBC है, इतना जनरल है, इतना इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, और इसमें इतना झारखंडी है। तो ताकि जो वो दूसरा रिक्वायरमेंट हो, जो बाकी जो बता रहे थे कि अगर 100 जरूरत है, 80 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो 20 का जो है 20 में वो फॉलो हो जाए। और तीसरी बात ये है कि अब इससे ये फायदा होगा कि हर जो 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मान लीजिए जिनका पूरा होने वाला होगा, अब उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अंतिम बात हम बोलना जरूर चाहेंगे कि आउटसोर्स कर्मियों के मामले में जो उनकी सेवा शर्तों को बेहतर बनाया गया है, इस पर सरकार को और भी आगे काम करने की जरूरत है। क्यों? तो इसके लिए 2 उदाहरण काफ़ी है, एक पारा शिक्षक और एक स्पेशल पुलिस की बहाली। शुरुआत में इन लोगों को भी बहुत न्यूनतम वेतन पर रखा गया है, लेकिन इनकी संख्या अधिक थी और बाद में ये लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ये लोग सामूहिक रूप से नियमित करने की मांग को लेकर आज भी पारा टीचर का मांग जारी है, आंदोलन जारी है। तो इस तरह से एक ऐसा नियम कानून आगे सरकार को बनाना चाहिए जो आउटसोर्स कर्मियों के लिए बेहतर और हो सके। बिल्कुल। मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कई एक डायरेक्शन है एकदम क्लियर कि जो पोस्ट क्रिएटेड है ऑलरेडी, उस पे तो आप रेगुलर बहाली कीजिए, ठीक है। दूसरा बात कि जो छोटे अवधि के लिए सरकार को जरूरत पड़ी, मान लीजिए कि हम कहीं नया बिल्डिंग बनाए, वहां पे छोटा अवधि के लिए हमको कुछ आदमी चाहिए, जैसे एकदम कम के लिए, बस उसी के लिए ये तरीका था कि आप इसको अप्लाई कर सकते। मान लीजिए 60 साल के लिए आदमी नहीं चाहिए, 30 साल के लिए नहीं चाहिए, तो हमको बस 2 महीने के लिए आदमी चाहिए 100 गो, तो उसके लिए ये प्रावधान था। लेकिन इसको सरकारों ने अपना रेगुलर यूज में ला दिया कि आउटसोर्स पे होता रहे। चलिए, अच्छे दिन तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन अनुबंध आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए हेमंत सोरेन ने राहत के दिन जरूर लाने की कोशिश की है। आप देखिए कि जो झारखंड मैन पावर आउटसोर्स मैनुअल जो कैबिनेट से जिसको स्वीकृति मिला है, उसमें जैसा कि सर भी बोल रहे हैं, उस पूरे बातचीत का लबोलबाब भी वही है कि ये 100% जॉब गारंटी जैसा तो नहीं है, लेकिन उस दिशा में बढ़ता हुआ पहला कदम है। तो वो लोग जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, उनके लिए खबर महत्वपूर्ण है और अच्छी खबर है। और जो दर्शक अब तक इस बातचीत का हिस्सा बने रहे, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in